दोस्तों, आप देख रहे हैं सियासी अड्डा और मैं हूं आपके साथ जिया। सियासत में जब सवाल सम्मान, हक और वजूद का आ जाए तो खामोशी सबसे बड़ा गुनाह बन जाती है। राजनीति की बिसात पर मोहरे तो बहुत बदले जाते हैं, लेकिन जब कोई नेता जनता की आवाज बनकर अपनी ही पार्टी के तौर तरीकों पर सवाल खड़े करने की हिम्मत रखता है तो माहौल गर्म होना लाजमी है। इशारों को समझो, अभी खामोशी में एक तूफान छिपा है। कदम कहां मुड़ेंगे ये तो आने वाले वक्त का फैसला है। जी हां, आज हमारे सियासी अड्डा पर मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो बेहतरीन शख्सियत के मालिक, विद्वान और दलित चिंतक भी हैं। सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बेबाक और कड़क राय के लिए जाने जाते हैं। एएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष SC/ST सेल के जनाब डॉक्टर टीपी सिंह साहब। डॉक्टर साहब, सियासी अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर टीपी सिंह साहब जी, डॉक्टर टीपी सिंह साहब, आप एआईएमआईएम पार्टी के SC/ST सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पार्टी को बहुत सारी उम्मीदें आपसे थी कि आपके नेतृत्व में SC/ST समाज का एक बहुत बड़ा तबका पार्टी के साथ जुड़ेगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से बड़े मंचों पर आपकी अनदेखी की गई, आपको बुलाया नहीं गया, आपको पूछा नहीं गया, आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है, बताइए जरा। सियासी अड्डा का बहुत बहुत शुक्रिया जी कि मुझे इस संवाद के लिए आपने बुलाया, चुना है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ इस सवाल के जवाब में जी कि MIM को लेकर मैं जी इस मुगालते में था जी कि MIM मुसलमानों की आवाज बनकर खड़ी होगी जी और एक दिन आजादी से लेकर आज तक जो कौम सत्ता से महरूम है जी वो सत्ता तक पहुंचेगी। जी लेकिन MIM का जो फंक्शन है जी वो फंक्शन मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हो जा रहा है। MIM एक ऐसे फंक्शन को लेकर वर्क करती है जिसमें मुसलमानों को कुछ मिलता नहीं है, जबकि MIM के जितने जितने बड़े मंच लगते हैं उन मंचों पर जितनी बड़ी बयानबाजियां होती हैं वो सारी बयानबाजियां मुसलमानों को तो कोई मैसेज दे नहीं पाती। उससे मुसलमानों का कोई भला तो नहीं होगा, लेकिन बीजेपी का वोट यूनाइट हो जाता है और इसका श्रेय MIM के नेताओं को जाता है। बीजेपी फिर पूर्ण बहुमत में सरकार में आ जाती है। जहां तक मेरी अनदेखी का सवाल है, तो मैं जब MIM से जुड़ा था तो कुछ हमारे कमिटमेंट हुए थे लीडर से प्रदेश के, लेकिन कुछ कमिटमेंट हमारे हुए थे। हम लोगों ने तय किया था कि हम लोग दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाकर काम करेंगे। जी लेकिन कोई भी ऐसी हरकतें हम लोग नहीं करेंगे जिससे कि दलित मुस्लिम गठजोड़ बनाने में मुश्किलें आए। अब ये क्या करते हैं, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये लोग सियासी मंचों पर धार्मिक नारे लगाते हैं। नहीं, धार्मिक नारे नहीं लगाना चाहिए आपके कहने के मुताबिक। हाँ, लेकिन जिस तरह बीजेपी धार्मिक नारों को सियासी मंचों पर उठाती है, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम, उसी तरह से ये लोग अपने सियासी मंच पर धार्मिक नारे लगाकर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम करते हैं। अच्छा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो ये जय भीम का नारा जो लगाते हैं, इस नारे में जय भीम आता है, तो जय भीम का मतलब है कि बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि हम सियासत को धर्म से दूर रखेंगे। बिल्कुल, अगर सियासत और धर्म का घालमेल हो गया तो डेमोक्रेसी खतरे में पड़ जाएगी। जी। तो जब जय भीम का नारा तो लगाते हैं, लेकिन जय भीम के मायने एक लीडर नहीं जानता। तो दूसरे सवाल की तरफ आए जनाब। हमारे कमिटमेंट जी। दूसरा सवाल आपसे ये है जनाब कि 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी उम्मीद जगी थी कि पार्टी पश्चिमी यूपी में बहुत खास नतीजा देगी, लेकिन जिस तरीके से पश्चिम विधानसभा में सीटों पर वोटों का रुझान है जो बेहद शर्मनाक और उम्मीदों से परे रहा है, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में वोटों की कुछ बढ़ोतरी होगी या नतीजा वही रहेगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अगर MIM के ग्रास रूट लेवल पर हम जाएं तो अभी जिले स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, विधानसभा स्तर पर इनका कोई संगठन खड़ा हुआ नहीं। जी पूरा जिला बिल्कुल साफ है। बस कलफ पहनकर लफाजी करने की जो इनकी परंपरा है, जो इनकी
शैली है, यही इनको पार्टी खड़ा होने से रोक दे रही है। यानी ये लफाजी करते हैं आपके कहने के मतलब, इनका यानी सारी चीजें लफाजी है। मैं दावे से कहता हूँ, इनको भाषण की सिर्फ भाषण देने से कोई भी संगठन, राजनीतिक दल खड़ा नहीं हो सकता है। यानी ये लफ्जों की यानी सर आपका कहने का मतलब ये है कि ये लफ्जों की इमारत खड़ी करते हैं, यानी लफ्जों की रेतीली इमारत खड़ी करते हैं जी। थोड़ी देर भाषण खत्म होने तक वो रेतीला इमारत खड़ा रहता है, और जैसी भाषण खत्म होता है, मंच हट जाता है, लोग अपने घरों को आ जाते हैं, वो इमारत कहीं दिखाई नहीं देती। तो 2027 में क्या रहेगा आखिर? ये विधानसभा चुनाव में वोटों की कुछ बढ़ोतरी होगी या एकदम नतीजा जीरो आएगा या वही रहेगा? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं इस बात से कि बढ़ोतरी होगी। कोई बढ़ोतरी नहीं होने जा रही है। 12 नवंबर 1927 को पार्टी का फाउंडेशन हुआ था। 99 साल हो गए, 99 वर्ष हो गए एमआईएम को बने हुए, बावजूद इसकी इतने वर्षों में एमआईएम खड़ी नहीं हुई है। एमआईएम जमीन पर नहीं आई है, बूथ लेवल छोड़िए जिलों तक नहीं आई है। इसमें जो भी नेता है वो सिर्फ कलफ पहनकर पद लेके बैठ जाता है। अच्छा, एमआईएम जी बताइए जी बताएं। मैं ये दावे से कहता हूँ कि अगर 99 साल में पार्टी खड़ी नहीं हुई है, तो जो केंद्रीय नेतृत्व है पार्टी का, उसको स्वेच्छा से रिजाइन कर देना चाहिए कि मैं पार्टी चलाने में नाकाम। लेकिन जनाब मैं आपकी यहाँ बात एक सेकंड के लिए मैं काटना चाहूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में पार्टी तो 2014 में आई ना। मैं देश की अभी तो देश की बात कर रहा हूँ ना। राष्ट्रीय स्तर पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफा देना चाहिए कि मैं नाकाम रहा हूँ पार्टी खड़ी करने में। यहाँ तक 2014 से लेकर 2026 आ गया है, 26 जाने को है। ऐसी स्थिति में 12 साल हो गए यूपी में। इन 12 सालों में ये लोग 12 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। यानी 2014 में जो उत्तर प्रदेश में पार्टी आई है, यानी तब से आज तक भी उत्तर प्रदेश में भी नहीं उन्होंने खड़ा कर पाया, कहने का मतलब आपका ये भी है। देखिए, वो बैरिस्टर ओवैसी साहब के भाषणों से पार्टी चल रही है। उनका भाषण बंद हो जाए, पार्टी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा है। जिसको जो मंच मिलता है लफाजी करता है और चला जाता है, और मुसलमानों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही। देखिए, मुसलमानों से मैं पूछना और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो पार्टी 12 साल में 12 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हो, वो पार्टी न कभी सरकार में आने जा रही है, न वो पार्टी कभी किसी अलायंस में आने जा रही है। उन नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ जो एमआईएम में काम कर रहे हैं कि उनका भविष्य क्या है। यानी एक सवाल यानी एक आपने सवालिया निशान छोड़ दिया है कि जो एमआईएम पार्टी में जो मुसलमान काम कर रहे हैं उनका भविष्य क्या है, ये आपका एक सवालिया निशान है। उनका मैं कहती कि हर आदमी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है। आप चैनल चलाते हैं तो आपकी भी महत्वाकांक्षा है कि चैनल पूरी दुनिया में छा जाए, आपके व्यूअर बढ़ जाए, आपको इससे इनकम बढ़ जाए, और आपकी एक वैधता बने चैनल की। लेकिन एमआईएम का जहां तक सवाल है, तो एमआईएम ने अभी तक भी इसकी स्वीकार्यता मुसलमानों में ही नहीं बढ़ी। जहां तक दलितों की बात है, तो मैं ये सोच कर आया था कि ये लोग मुझे सपोर्टिव रहेंगे मेरे लिए और मैं काम करूंगा, गठजोड़ हम बना पाएंगे। लेकिन इन्होंने मुझे जिस तरह से मनुवादी व्यवस्था दलितों के साथ व्यवहार करती है, उसी तरह से इन लोगों ने मेरे साथ भी मनुवादी व्यवस्था की भांति मेरे साथ तो व्यवहार किया है। उन्होंने मुझे कई जगह एहसास कराया कि मैं शेड्यूल कास्ट का आदमी हूं। अच्छा, यानी आपको इन लोगों ने फीलिंग कराया आपको इस चीज का जो आप कह रहे हैं अभी? कई जगह फीलिंग कराया। अच्छा, कई जगह फीलिंग कराया। अच्छा, तो मैंने कई बार महसूस किया यार, मनुवादी व्यवस्था में मैं काम तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इन लोगों ने फील कराया आपको? कई बार फील कराया। अच्छा, एमआईएम पार्टी जो भीड़ तो जुटा लेती है, लेकिन उसे वोटों में तब्दील नहीं कर पाती, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, मुस्लिम भाइयों में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि जागरूकता की कमी है। और जागरूकता न होने से जो जज्बाती भाषण पिलाए जाते हैं मंचों पे, जज्बाती तकरीरें की जाती हैं, दीनी तकरीरें की जाती हैं, वो तकरीरें इनको थोड़ी देर के लिए लुभा लेती हैं।
हेलीकॉप्टर उतरता है, बड़ा मंच लगता है, मीडियाबाजी होती है, लोग गाड़ियों के काफिले से जाते हैं। तो मुसलमानों को एक बार की ऐसा लगता है कि बहुत कुछ होने जा रहा है मंच पे, शायद सरकार बदल दे ये मंच। लेकिन लफाजी होती है, बड़े बड़े भाषण पिलाए जाएंगे और बीजेपी की भूमिका बना दी जाती है। क्योंकि जो भाषण पिलाए जा रहे हैं उससे मुसलमानों को कतई फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन बीजेपी का वोट यूनाइट हो जा रहा है उन भाषणों। अच्छा उधर भी धार्मिक सियासत होती है, इधर भी धार्मिक सियासत होती है। और एक सियासत सत्ता का सिरदौर बनी है, दूसरी सियासत अपनी कौम को रसातल में धंसाने के लिए तैयार है। अच्छा जनाब, ये एक और सवाल आ रहा है कि जैसे कि दलित समाज के पास दो मुख्य पार्टियां उत्तर प्रदेश में हैं, उस स्थिति में एमआईएम पार्टी के साथ दलित समाज को जोड़ने में क्या परेशानी आती है आखिर? देखिए, दलित वैचारिक कौम है। शेड्यूल कास्ट की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये अम्बेडकराइट है, ये संविधान में विश्वास करता है और एक वैचारिक है। ये इसके लिए व्यक्ति विशेष न होकर विचारधारा में है। अब जब हम धार्मिक नारे लगाते हैं, हम धर्म की उन बातों का जिक्र सियासी मंचों पर करते हैं जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। जी। तो दलित वहाँ ये सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि इससे बेहतर है हम अपने दलों में काम करें। हाँ, अच्छा, यानी दलित समाज ये सोचने पे मजबूर हो जाता है जब वो एक सियासी मंच पे अगर नारे धार्मिक चीजों को देते, धार्मिक नारे देते हैं, तो एक सियासी जुड़ा हुआ जो दलित समाज का होता है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाता है, यानी कि ये मंच पे, मतलब सियासी मंच पे ये धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि दलित अपना आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर को मानता है, मान्यवर काशीराम साहब को मानता है, और मुझे कहने में संकोच नहीं है कि बहन जी उसके आदर्श रही है, आज चंद्रशेखर जी संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में दो दलों को छोड़कर या फिर उस ताकत के साथ जो बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का मादा रखती है, उसके साथ भी दलित मूव हो रहा है। जी। अच्छा, जाहिर 27 के इलेक्शन में दलित बड़ी तादाद में ताकत के साथ मूव होगा, उसके कनेक्ट होगा जो ताकत बीजेपी को हटाने की ताकत रखती है। जी। अच्छा, जाहिर सी बात है कि जैसे कि डॉक्टर साहब, जाहिर सी बात है कि आप पार्टी में सम्मान के लिए जुड़े हैं। क्या वो सम्मान पार्टी ने आपको दिया या फिर आपको केवल इस्तेमाल किया? 23 मार्च 2026 को मेरठ में एक प्रोग्राम हुआ था, एक मिलन समारोह। जी। उसमें मैं भी गया था। जी। प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी पहुंची थी। अब वो सैकड़ों होर्डिंग लगे हुए थे। जी। एक होर्डिंग पे भी मेरा पोस्टर नहीं था, मेरा फोटो एक होर्डिंग पे नहीं था। अच्छा। मुझसे तमाम लोगों ने सवाल किया, डॉक्टर साहब आप प्रदेश अध्यक्ष SC ST सेल बनाए गए हैं, ये सम्मान ये जलील होने के लिए अपने पार्टी ज्वाइन किए? एक सवाल उठा आप पर। किसी लीडर ने ये संज्ञान नहीं लिया कि मेरा फोटो नहीं है, तो कौन जवाबदेही देगा इसकी? कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा है कि भाई मेरा फोटो नहीं होने का मतलब आप मुझे क्या जलील करने के लिए बोला चला थे पार्टी में? दूसरा, कई लीडर्स ने मेरी तनौरा विधानसभा है जहाँ से मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा था, अच्छा। और सब ठीक रहा तो मैं लड़ूंगा जी। तो उसमें कई लीडर्स ने मुस्लिम लड़कों को ये कहा, जो पार्टी के लोग थे जिन्हें मैंने पार्टी में जोड़ा, मैंने ट्रेंड किया, मैंने काम करना सिखाया उनको, उनसे कई लीडर्स ने हमें इनके ये कहा कि सालो ये दिन आ गए तुम्हारी तो तुम चमारों की दरी बिछाओगे। मुस्लिम होकर मुस्लिम पार्टी में गैर मुस्लिमों की दरी बिछाने के लिए ये दिन आ गए, ये दुर्भाग्य और क्या हो सकता है तुम लोगों का? जी। अच्छा, कितना दलील होता है इस बात। अच्छा, यानी आपको इस सम्मान मिलने के बजाय आपको सम्मान नहीं मिला, यानी आपको इस्तेमाल किया गया। ये देखिए इनकी प्रॉब्लम है, ये किसी को ये एक बहुत बड़ा नारा लगता है हमारे इनके मंचों पर कि MIM मुस्लिम लीडरशिप खड़ी करनी चाहती है, लेकिन कौन सी लीडरशिप खड़ी करनी चाहती है? जो कुर्सियों पर बैठी है उसको खड़ा करना चाहते हैं। कोई MP की कुर्सी पर बैठा है उसको खड़ा करना चाहते हैं, कुर्सी छीन लेना चाहते हैं। कोई मुस्लिम विधायक की कुर्सी पर बैठा है उसे खड़ा करना चाहते हैं, उसकी कुर्सी छीन लेना चाहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुस्लिम लीडरशिप को सुनिए, आप सुनिए जी, ये मुस्लिम लीडरशिप जो काम कर रही है, जो कुर्सियों पर विराजमान है, जो पोजीशन पर है, उसको खड़ा करना चाहते हैं। सारी लीडरशिप को कुर्सी लेस करना चाहते हैं। ये जो नारा है ना, इसका मीनिंग ये है कि हम मुस्लिमों की लीडरशिप खड़ी करना चाहते हैं। जो लीडरशिप कुर्सियों पर बैठी है उसे उसकी कुर्सी छीन कर के नहीं कुर्सी पर अच्छे नहीं लग जाए, खड़े हो जाओ। जी। अच्छा, अभी आपका एक स्टेटमेंट हमने देखा
जिसमें आपने कहा कि हमें उस पार्टी को वोट देना चाहिए जो बीजेपी को हरा सके। मुझे नहीं लगता है कि एमआईएम पार्टी अभी उस कंडीशन में है। इस परिस्थिति में आप वोटरों को क्या मशवरा देंगे? 27 बहुत नजदीक है और हम ये देख रहे हैं पिछले दिनों जी समाजवादी पार्टी ने 35 सीटें जीती लोकसभा की। जी जी। कांग्रेस ने 6 सीटें जीती जी लोकसभा की। जी जी। ये चुनाव का परिणाम। जी मैं ये अपील करता हूं कि सब लोगों का एक गठजोड़ बने बीजेपी को हराने के लिए। जी लेकिन गठजोड़ नहीं बनता है ऐसी कंडीशन में वो अलायंस जो भाजपा को हराने की मात्रा रखता है जी जी उसको सपोर्ट करने के लिए हमें सबको आगे आना चाहिए। प्राथमिकता है ये बीजेपी सत्ता से बेदखल हो। जी हमारी जाति हमारी विचारधारा एक बार हमें गौड़ रखनी पड़ेगी, इसको हाशिए पे ले जाना पड़ेगा। ये विचारधारा भी कई बार सेकेंडरी हो जाएगी, लेकिन जी प्राइमरी ये है कि भाजपा को सत्ता से किसी भी तरह से बेदखल करें। जी चाहे वो सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे वो गांधीवादी पार्टी हो, चाहे वो अम्बेडकर पार्टी हो या किसी भी मूवमेंट की हो, बट ये है कि हमें 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 ये सत्ता बदलने की आवश्यकता है। जी जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और सवाल आ रहा है कि आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूं कि एमआईएम पार्टी का कोर वोटर ही एआईएमआईएम पार्टी को बीजेपी की बी टीम बोल रहा है। इस स्थिति में एमआईएम पार्टी 2027 में अपने कैंडिडेट को कैसे जिताएगी? देखिए, कुछ लग रहा होगा ना उनको, तभी तो बी टीम बोल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या इसमें क्या आपकी क्या बात है इसमें? आपकी क्या राय है इसमें बी टीम जो बोली जा रही है? मेरे दो पहलू हैं इस सवाल के। पहला पहलू ये है जी कि अगर एक जनमानस की राय बनी है कि बी टीम है तो राय ऐसे तो नहीं बनती। हमें लगता है के लिए एविडेंस जुटाए होंगे लोगों ने उसके लिए। लेकिन अभी तक किसी ने एविडेंस नहीं प्रूफ नहीं कर पाया। सिर्फ लोग मतलब जुबानी कहते हैं कि बी टीम है, तो इसके पीछे खाली कह देने से तो नहीं ना हो जाएगा, कुछ एविडेंस होना चाहिए। क्या कहना है? बहुत सिमिलरिटीज है जी। भाजपा भी धार्मिक सियासत करती है, एमआईएम भी धार्मिक सियासत करती है। जी जी जी। और धार्मिक सियासत जी इस मुल्क के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए जी और जितने भी सामान्य वर्ग के लोग हैं, सभी पूरे देश के लोगों के लिए धार्मिक सियासत बिल्कुल देश को, समाज को गड्ढे में ले जाने वाली है। मैं ये दावा तो नहीं करता है कि जो लोग बी टीम कहते हैं उनके साथ खड़ा हूं या उनका समर्थन करता हूं, लेकिन एमआईएम से मुसलमानों का भला होने वाला नहीं है। एमआईएम से जिस तरह से एमआईएम की पूरा फंक्शन है जी, पूरा फंक्शन एमआईएम का जितना भी फंक्शन है वो पूरा फंक्शन बीजेपी के फेवर में खड़ा हो जा रहा है। अच्छा, जितना उनका जो भी फंक्शन है या जो भी उनकी कार्य करने की जो भी उनकी चीजें हैं जो कर रहे हैं जिस हिसाब से, यानी सब बीजेपी के सपोर्ट में आ रहा है, यानी आपके कहने के मुताबिक बीजेपी को उसका फायदा होता है। ना उसका फायदा एमआईएम को होता है, ना उसका फायदा मुसलमानों को होता है, ना उसका फायदा इस देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था को होता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जी बताएं। जी जी। कुछ लीडर्स हैं एमआईएम के, व्यक्तिगत तौर पर उनको लाभ हो जा रहा होगा जी, ये मैं महसूस करता हूँ जी। और व्यक्तिगत लाभ के लिए जी कुछ लीडर्स जी पूरी कौम को जज्बाती भाषण पिला कर अपनी सियासत को चमकाए हैं। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब आपसे कि यदि उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस की सरकार आती है तब एमआईएम पार्टी का क्या भविष्य होगा? देखिए, एमआईएम जितना समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को कोसती है उतना भाजपा को नहीं कोसती। जी जी जी। इसके निशाने पर सेकुलर दल होते हैं जी, वो दल होते हैं जो बीजेपी से किसी भी तरह से टकराने का काम करते हैं। बीजेपी को आज अगर हाशिए पे लेकर आए हैं तो वही दल लेकर आए हैं और इन्होंने इतना कोसा है उन लोगों को। सरकार अगर आ जाती है तो एमआईएम के लोग जी, इतिहास पुराना है, ये लोग जानते हैं जी, और परिस्थितियां भी बता देंगी जी। एमआईएम के लोग 5 साल घरों से नहीं निकल पाएंगे जी,
कि बीजेपी किस तरह से जी बीजेपी के शासन काल में जी रैलियां, बड़ी बड़ी रैलियां शुरू हो गई, जी लंबे लंबे भाषण शुरू हो गए, जी चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई, प्रभारी घोषित हो गए। कांग्रेस ने अभी तक प्रभारी घोषित नहीं किया है, बसपा ने एक दो चार किया है, समाजवादी ने नहीं किया है, अन्य दलों ने भी नहीं किया है। इतनी तगड़ी तैयारी अभी शुरू हो गई। ये तैयारी बड़े बड़े दल नहीं कर पा रहे, वो सक्षम नहीं है इतने अभी। वो अभी फीडबैक ले रहे हैं, अभी जमीनी काम कर रहे हैं, अपने संगठनों को मजबूत कर रहे हैं। और जिन लोगों का कोई संगठन जमीन पर नहीं है, वो दबादब रैली कर रहे हैं। वो 27 का बिल बजा चुके हैं। इस सवाल में जो खड़े होते हैं, उनका जवाब शायद किसी के पास हो। जी जी जी। और आप सियासी अड्डा के जरिए ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, लोगों को, एमआईएम पार्टी को, और लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं एमआईएम के नौजवानों से बस यही मैसेज दूंगा कि आप भविष्य देखें अपना, वहां काम करें जहां कल सरकारें आने की संभावना हो। आप उन मंचों से विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, जिला पंचायत के मेंबर्स बन जाएं, सभासद बन जाएं, मेयर बन जाएं, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाएं, ब्लॉक प्रमुख बन जाएं। तो पोजीशन जहां आपको मिले, जहां सम्मान मिले, जहां संवैधानिक पद की नजदीकी आपके सामने खड़ी हो। जी जी। और दूसरा, बस समय आपको ये पुकार रहा है कि इस समय प्राथमिकता में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। सेकेंडरी ये है कि कौन सी सियासत खड़ी होती है, कौन सी सियासत बैठती है। जरूरत यह है कि भाजपा बैठे और भाजपा के अपोजिशन में जो दल उससे लड़ रहा है वो खड़े हो जाए। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, ये थे एमआईएम एससी एसटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर टीपी सिंह साहब। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी झिझक के, इन्होंने आज सियासी अड्डा पर जिस बेबाकी, निडरता और ईमानदारी से हर तीखे सवाल का सामना किया है, चाहे वो पार्टी के अंदर अनदेखी का मुद्दा हो, बी टीम का ठप्पा हो, या फिर दलित समाज के हक और सम्मान की बात हो, यह साबित करता है कि राजनीति में आज भी ऐसे नेता मौजूद हैं जो मलाई चाटने के लिए नहीं, बल्कि अपने समाज के वजूद और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में खड़े हैं। डॉक्टर साहब की इस बेबाकी को सियासी अड्डा सलाम करता है, लेकिन अब सवाल सियासी अड्डा देखने वाली हमारी जागरूक जनता से है। क्या आपको लगता है कि एआईएमआईएम जैसी पार्टियों में एससी एसटी और पिछड़े वर्ग के नेताओं को वो असली सम्मान और अधिकार मिल पा रहा है जिसके वो हकदार हैं, या फिर चुनाव आते ही सिर्फ वोटों के समीकरण साधने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप अपनी हक की आवाज को दबने नहीं देना चाहते तो इस वीडियो को हर उस शख्स तक शेयर करें जो बदलाव की सोच रखता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर इसे आप सियासी अड्डा पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करें, और कमेंट में अपनी राय रखें, और देखते रहिए सियासी अड्डा, जहां सवाल सीधे होंगे और जवाब बेबाक। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।